एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज फिर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ, मोरल स्टोरी। और आज की स्टोरी है एक पंडित जी की कहानी और उसके दोस्त की कहानी। ठीक है। आज की स्टोरी का मेन पॉइंट ये है कि क्या कर्म के आधार पर लाइफ बनती है इंसान की, या भाग्य में जो लिखा होता है वो ही होकर रहता है। आज का मेन पॉइंट ये रहेगा और यही समझेंगे, क्या कर्म के आधार पर इंसान को लाइफ मिलती है या लाइफ बनती है कर्म के आधार पर, या जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। तो ये पॉइंट है आज। देखिए, जब बात कर्मों की आती है, कहा जाता है कि यही कहावत है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी लाइफ होगी, लाइफ खुशहाल होगी। बुरे कर्म करोगे तो लाइफ बेकार होगी, दुखी रहोगे। एक बात आप सोचिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और आप सोचिए कि क्या यही बात है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। क्या यही है? आपके मन में संतुष्टि नहीं आएगी कि कहाँ हो रहा है ये। देखिए, इसी बात का जवाब देने के लिए मैं आपको ये स्टोरी लाई हूँ, एक पंडित जी और उनके दोस्त की कहानी। ठीक है। देखिए, मेन पॉइंट है आज की स्टोरी का कि भाग्य में जो लिखा होता है वो कभी नहीं मिटता। भाग्य में जो विधाता ने लिख दिया है वो होकर ही रहना है। आप उसे चेंज करने के लिए कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप करिए, लेकिन विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है, नसीब का लेख बंदा बैठा बैठा देखिए, कहावत भी आपने सुनी होगी। तो यही मेन पॉइंट रहेगा आज की स्टोरी का। तो एक पंडित जी थे, वो बड़े ज्ञानी थे। तो उनका एक दोस्त था बचपन का, उससे मिलने की सोचते हैं वो काफ़ी दूर गांव में रहता था। वो अपाहिज था एक पैर से और बोल भी नहीं पाता था, गूंगा था। तो वो तो कभी मिलने आ नहीं पा सकता था, क्योंकि वो तो बेचारा बीमार अपाहिज था। तो ज्ञानी पंडित जी थे वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने दोस्त से मिलना जाया जाए, दूर बेशक है लेकिन मिल के ही आया जाए। याद आ रही होगी उन्हें कि अपने दोस्त से मुलाकात की जाए, बचपन का दोस्त। और बचपन के दोस्त तो होते ही ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो पंडित जी चलते हैं, गांव काफ़ी दूर था। चलते चलते, गर्मियों के दिन थे, धूप में चले जा रहे थे अकेले। अजीब सा लग रहा था उन्हें चलते चलते। तो रास्ते में देखते हैं, जब चलते हैं, कि पेड़ की छाया में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो वो सोचते हैं, पंडित जी खुद से होते हैं कि अकेला मैं राह में चल रहा था, चलो कोई तो राहगीर मिला और चलते चलते राह आसान हो जाएगी और एक से दो भले। तो वो उसे बोलते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं? कि हाँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी इधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, साथ चलते हैं। तो पंडित जी बात शुरू करने के लिए उसका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो कहता है, मेरा नाम धर्मराज है। उनका अच्छा। धीरे धीरे बात शुरू करते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। अच्छा। तो चलते रहते हैं। तो एक रास्ते में एक गाँव पड़ता है। वो धर्मराज बोलता है पंडित जी से कि पंडित जी, आप यहीं रुकिए या आगे जाइए, आप चलिए, मैं आता हूँ, मैं इस गाँव से होकर आता हूँ, मुझे काम है। तो अचानक से ही उसे पता चलता है, जिस गांव में वो धर्मराज गया था, कि किसी ने एक सांड ने एक आदमी की हत्या कर दी। तो वो कहता है, अरे कि ये धर्मराज इस गांव में गया था क्या? ये ऐसा व्यक्ति है जहाँ जिसके जाने से कहीं हानि हो जाती है, इसका अपशगुन है ये। मतलब कुछ रहते हैं ना कि यह भाग्यशाली है कि इस गांव में कदम रखा और वहाँ एक आदमी की मृत्यु हो गई। अजीब बात है। वो रास्ते में फिर मिल जाता है धर्मराज की, चलो चलते हैं, कि होकर आ गए ना, हाँ काम था मेरा, होकर आ। ठीक है। तो वो पंडित जी से देखते हैं, उनके मन में एक शंका सी रहती है कि कैसा अनहोना इंसान है कि वहाँ अनहोनी हो गई जहाँ भी ये गया, कैसा अजीब इंसान है। फिर चलते रहते हैं। तो फिर एक गांव पड़ता है। तो एक बार जब गांव पड़ता है तो वो कहते हैं कि मैं अभी आता हूँ। धर्मराज फिर बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, यहाँ काम है, आप चलते रहो। कि ठीक है। पंडित कह रहा था ठीक है। तो उधर जाता है तो वहाँ देखता है कि आग लग गई। आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई। उस गांव में भी मौत हो जाती है जिस गांव में वो धर्मराज दोबारा गया था। तो पंडित जी के मन में शंका आ जाती है कि पहले गया तो पहले सांड ने एक व्यक्ति को मृत्यु हो गई सांड के मारने से, और दूसरी बार गाँव में गया तो आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये मनुष्य इंसान तो नहीं है कि ये शायद अभाग्यशाली है, जहाँ कदम रखता है वहाँ अनहोनी हो जाती है। तो चलते रहते हैं। वो धर्मराज फिर मिल जाता है उस रास्ते में। फिर चलते रहते हैं। फिर एक रात हो जाती है तो मंदिर में रुक जाते हैं। वो वहीं सो जाते हैं, खाना पीना खा के सो जाते हैं। तो पंडित जी के माइंड में कुछ बात आ रही थी कि इनसे पूछा जाए कि कुछ क्या है क्या नहीं।
तो वो कहता है, इतने में ही बोलता है वो कि पंडित जी से कि ये जो गाँव है मैं अभी आता हूँ, मुझे यहाँ काम है कुछ, और आप सो, मैं अभी खाना वाना खा लिया है और अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वहाँ जाता है उस गांव में तो सुनता है, पंडित जी सुनते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया, मृत्यु हो गई। तो पंडित जी से रहा नहीं गया, भैया जहाँ भी जा रहा है धर्मराज वहीं लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, ये क्या है, अजीब इंसान है क्या, इससे पूछा जाए क्या मन में। और लेकिन वो रात हो रही थी तो रात में डर रहा था पूछने को, दिन में पूछा जाएगा इनसे कि मुझे शक है इस व्यक्ति पर कि क्या है ये, जिस गाँव में भी जाता है एक व्यक्ति की मृत्यु तभी हो जाती है, सुनने में आता है। तो वो हिम्मत करके पूछ लेता है कि आप कौन हैं, ऐसे ऐसे आप 3 गांव गए हैं, तीनों गांव में मृत्यु हो गई है, आप हैं कौन। उसने कहा कि मेरे बारे में जानकर क्या करोगे, कि रहने दो। उसने कहा कि बताइए आप, नहीं रहने दो। तो कि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप हैं कौन, कि मैं यमदूत हूँ, यमराज हूँ, मतलब यमराज हूँ और मैं व्यक्तियों के प्राण हरता हूँ। तो उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या ये व्यक्ति मजाक कर रहा है कि सच में यमराज है। तो फिर पंडित जी हैरान कि यमराज, कि मैं यमराज के साथ चल रहा हूँ, कि आप मेरे साथ चल रहे थे इतने दिन से इस वेशभूषा में, इंसान की शक्ल में, कि हाँ मैं सब चलता तो सबके साथ हूँ लेकिन पहचान नहीं पाता कोई, कि अच्छा। तो फिर वो बोलता है कि पंडित जी बहुत हैरान थे कि ये तो यमराज ही निकला, कि मैं तो सोच रहा था कि नॉर्मल इंसान है, लेकिन मेरा जो शक था वो सही निकला कि ये तो यमदूत ही निकला, यमराज। तो फिर वो बोलता है कि आप बताएंगे, एक क्वेश्चन है आपसे, एक मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या, कि अगली मृत्यु किसकी है। तो वो कहते हैं अगली मृत्यु तेरे उस दोस्त की है जिससे तू मिलने जा रहा है। कि क्या, कि मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, मेरे उस दोस्त की मृत्यु कैसे है, कि और उसका कारण तू ही बनेगा, कि जो तेरे दोस्त की मृत्यु है जिससे तू मिलने जा रहा है, अगली मृत्यु उसी की है और उसका कारण तू बनेगा। वो कहता नहीं, मैं वापस चला जाऊँगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा, मैं क्यों कारण बनूँ अपने दोस्त का मृत्यु का, कि मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊँगा, मेरा दोस्त बच जाए बस, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, जिगरी दोस्त है। तो वो बोलता है यमदूत कि नहीं, देख लेना, भाग्य का लिखा मिटता नहीं है, जो लिखा है लिखी है उसकी मृत्यु होनी है, कोशिश चाहे वापस चला जा, होगी तेरे कारण ही। तो वो कहता है क्या, तो मन मन सोचता है मैं वापस हो जाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा उस दोस्त तक। तो वो सोचता है कि चलो इन्होंने मेरे दोस्त को बोल दिया, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं मेरे अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनने चाहता। वो बहुत दुखी हो जाता है कि मैं तो इतनी दूर से उससे मिलने आ रहा हूँ, उसकी याद में, बचपन का दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त। तो वो वापस हो लेता है। पंडित देखता है कि तो वो पंडित एक सवाल और करता है उससे, यमराज से, यमदूत से, कि एक बात बताओ कि जब तुम्हें पता था कि मेरे उस दोस्त की मृत्यु होनी है तो आप मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे, मुझे बताया क्यों नहीं कि उस दोस्त की मृत्यु है, कि मैं तो सबके साथ चलता हूँ, मुझे कौन पहचानता है, मैं क्यों बताता तुझे, मृत्यु तो होनी निश्चित है सभी की। कि ठीक है। तो वो दुखी होकर वापस चल जाने लगता है। तो अचानक से ही देखता है सामने उसकी, ने पीछे मुड़कर देखता है कि यमराज वो गए हैं या नहीं, यमदूत वो गया है या नहीं यमराज। तो कि वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है उसका दोस्त भागा हुआ आ रहा था, वही जिससे वो मिलने जा रहा था, और हाथ उसको बहुत तेज़ी से भाग रहा था, हाथ से रोक रहा था, बोल सकता नहीं था, गूंगा था, और वो हाँफते हाँफते वहीं गिर जाता है। वो दौड़ता है कि मेरा दोस्त, कि कितना जिससे मैं मिलने जा रहा था, अरे ये तो सामने है, ये यहाँ कैसे आ गया, ये मुझसे मिलने कैसे आ रहा है। तो वो जाता है उसके एकदम गले लगाने ही जा रहा था, तो वो दोस्त गिरता है, तड़फ के मर जाता है। तो उसी क्षण उसके प्राण निकल जाते हैं। तो वो यमराज की साइड को देखने लगता है, धर्मदास था जो, उसकी साइड को देखने लगता है। उसने धर्मदास नाम बताया था। तो कहते हैं अरे इसकी तो सारी भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी भी ठीक हो गई है, इसने कहा था कि मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि आप तो ये बोल रहे थे कि इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, मैं तो वापस जा रहा हूँ, ये तो खुद ही यहाँ पर आके इसके प्राण ले लिया आपने। कि मृत्यु का कारण अभी भी तू है, कि मृत्यु का कारण तू ही है, इसकी मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण तू ही है। इसने तुझे दूसरे गांव में देख लिया था जब तू निकल रहा था, ये गूंगा था, बोल नहीं सकता था, ये तब से ही तेरा पीछा कर रहा है, और तुझसे मिलने के लिए इसने जी जान की कोशिश लगा दी, और तब से ये दौड़ रहा है,
और इसी दौड़ने की वजह से इतना थक गया है कि इसे हार्ट अटैक से जो इसकी धड़कन बढ़ गई है, उस वजह से धड़कन रुकने से इसकी मृत्यु हो गई है। वजह तू है, तेरे लिए, तुझे देख लिया था पिछले गाँव में। अगर तू इसकी साइड देख लेता या ये बोलता बाता, तेरी आवाज़ सुन लेता, तू इसकी आवाज़ सुन लेता तो तू मिल पाता शायद, तो ना कारण बनता। लेकिन कारण तू लिखा हुआ था, तो तू ही कारण है अभी। वो पंडित चौंक जाता। अब तो यमराज को और भरोसा हो जाता है कि अरे ये तो सबसे रियली यमराज है, मेरे दोस्त की तो मृत्यु हो गई, इसने बोला था कि मृत्यु होगी, उस पर और भरोसा हो जाता है। फिर पंडित जी बैठ जाता है वहाँ, थोड़ी बात करता है उससे। तो पंडित जी उसको सोच रहे थे, तो यमराज समझ जाते हैं कि बताइए कि अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे हो कि मेरी मृत्यु कब होगी ये पूछूं, अपना भविष्य जानना चाह रहे हो। उसने कहा हाँ, कि आपको कैसे पता चला ये सोच रहा हूँ मैं, कि मुझे सब पता है कि जो तू सोच रहा है। कि ठीक है, आप बताइए मेरी मृत्यु कब होगी। कि 6 महीने बाद होगी और फांसी लगने के कारण होगी दूसरे राज्य में, और उस फांसी को स्वीकार तू ही करेगा खुशी खुशी। उसने कहा क्या? हाँ देख लेना। तो पंडित चुप हो गया कि इसने भविष्यवाणी करी थी मेरे दोस्त की तो मृत्यु हो गई है, शायद ये भी सही हो। तो पंडित जी उससे वहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि धर्मराज भी जाने लगता है, वो यम धर्मदास के रूप में जो यमराज थे साथ, वो भी जाने लगता है कि इसके साथ रहने का कोई पर्पज नहीं रह गया है, जिसलिए मैं था इसके साथ हो गया। पंडित जी निराश मन से वापस गाँव लौट जाते हैं। वो राजा को जाके, राजा जो था उसके राज्य का वो दोस्त था, बहुत जिगरी दोस्त थे वो, सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे। तो राजा कहते हैं नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, मैं ये 6 महीने जिस दिन मृत्यु का दिन आएगा उससे पहले ही मैं ऐसी व्यवस्था आपकी यहाँ कर दूंगा रहने की, आप सबको बाहर भी नहीं जाने दूंगा, आपको दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दूंगा। यमराज ने ये बताया ना दूसरे राज्य में होगी फांसी लगने से, वहाँ जाने ही नहीं दूंगा, यहीं पर व्यवस्था कर देता हूँ। तो ये राजा जी उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया रहने की व्यवस्था, और बाहर जाने पे बाहर नहीं जाने देते थे कि इसी राज्य में रहेंगे, इन्हें कभी बाहर भेजा ही नहीं जाएगा दूसरे राज्य में, क्योंकि दूसरे राज्य में बताई थी कि वहाँ मृत्यु होनी है वो फांसी से। धीरे धीरे भैया समय बीत रहा था। पंडित जी को चिंता बढ़ती जा रही थी कि यमराज बता गए हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो अचानक से ही मृत्यु वाला दिन आ जाता है। उस दिन उन्हें तो पंडित जी को नींद ही नहीं आ रही। उस दिन भी बहुत अच्छी खाने वाने की व्यवस्था उनके लिए की गई, और वो आराम से सोने चले जाते हैं। कभी करवट बदल रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे। लेकिन जो वो थे पंडित जी, उन्हें एक बीमारी थी रात में चलने की। देखिए भाग्य आ गया ना, भाग्य में जो लिखा नहीं मिट रहा है। तो उन्हें चलने की बीमारी थी, मृत्यु उन्हें खुद पता नहीं था पंडित जी को। राजा को तो इस बात के पता ही नहीं, जब पंडित जी को ही नहीं पता तो राजा को भी नहीं पता था कि इन्हें चलने की बीमारी है, वरना लोग वोग लगा देते जिससे ना जाए। तो वो पंडित जी चलते हैं, सोते हुए चल देते हैं, और अस्तबल में जाते हैं, घोड़ा लेते हैं, घोड़े पर बैठते हैं, कब दूसरे राज्य में पहुंच गए पता ही नहीं चलता। ना तो राजा के सेवकों ने रोका, क्योंकि अपने राज्य के राजा ने मना कर रखा था कि पंडित जी को कहीं जाने से नहीं रोकना, कभी नहीं रोकना, इनको पूरी फ्रीडम में रखना, ताकि ना ऐसा ना लगे कि मुझे कैद में रखा जा रहा है। अब जब दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो दूसरे राज्य के जो सेवादार थे, सेवक थे, नौकर चाकर थे, वो भी जाने देते हैं दरबार में, और कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। धीरे धीरे सीधे शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहाँ राजा और रानी सो रहे थे। और जब शयन कक्ष में वो पंडित जी पहुंच जाते हैं नींद में, तो रानी के बराबर में सो जाते हैं उनके बीच में, मतलब जहाँ वो दोनों सो रहे थे वहीं सो जाते हैं शयन कक्ष में, थक हार के। सुबह जब राजा उठता है तो राजा जी देखते हैं कि ये आदमी मेरी वाइफ के, मतलब बीवी के, पत्नी के बराबर में सो रहा है। बहुत झुंझलाती है, गुस्सा आता है। तो वो उन्हें सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस इंसान को पकड़ कर लाया जाए दरबार में। उनसे पूछा गया कि ऐसे ऐसे कैसे आया तुझे तू, और गुस्से में फांसी की सज़ा सुना देते हैं, बिना सोचे समझे कि इसकी सज़ा फांसी होनी चाहिए। ये कैसा है, पर इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरी पत्नी के बराबर में सोने की, रानी के बराबर में सोने की हिम्मत कैसे होगी। उसने सारा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे भविष्यवाणी की थी मेरी मृत्यु की, तो मैं डरा हुआ था, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नींद में आ गया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। राजा को गलती का एहसास हुआ। राजा ने सोचा कि इसकी बातें तर्कपूर्ण लग रही हैं, उस राजा से पूछ लेते हैं क्या ये सच बोल रहा है। तो राजा पर खबर, राजा मित्र था उस राजा का, राजा से पूछी जाती है बातें कि
क्या ये पंडित सही बोल रहा है, आपने इसकी रहने हुए की व्यवस्था की थी, क्या भविष्यवाणी की थी इसकी मृत्यु की ऐसे ऐसे, तो उससे बचकर ये वहाँ था और नींद में चलने की बीमारी है। तो कहता है, राजा कह देता है हाँ निर्दोष है, ये यहाँ रह रहा था, अचानक से रात में वहाँ कैसे पहुँच गए हमें नहीं पता, इसलिए निर्दोष है, इसे छोड़ दीजिए। राजा को एहसास होता है अपनी गलती का कि छोड़ दिया जाए, मैंने गलती से इसे फांसी की सज़ा सुना दी। सैनिकों से, दरबारियों से, सबसे मंत्री वगैरह से सलाह ली जाती है कि फांसी की सज़ा वापस ले ली जाए। तो लास्ट में यही बनता है कि अगर फांसी की सज़ा वापस ली जाए तो राजा का वचन खारिज होता है, कि मजाक बनेगी कि राजा ने जो वचन दिया उसका पालन नहीं हुआ। अब फांसी दे दी जाए तो एक निर्दोष की हत्या हो जाएगी। तो लास्ट में मंत्रियों ने सलाह दी कि सूत के धागे से इन्हें फांसी दे दो, एक सूत का धागा लो, उससे फांसी दे दो, ये भी बच जाएंगे और राजा के वचन का पालन हो जाएगा। सूत का धागा तो टूट जाएगा, कौन सा ये मर रहे हैं। तो लास्ट में कहा कि ठीक है सूत के धागे से फांसी देते हैं। तो सूत के धागे में लटका दिया गया उनको, मतलब सूत का धागा का फांसी का फंदा बनाया गया। पंडित जी खड़े होते हैं वहाँ और खुशी खुशी कि क्या इस सूत के धागे से क्या मर रहा हूँ, पहन लिया और वो लटक गए। सूत का धागा तो टूट गया लेकिन वो अपना काम कर गया, वो नस काट दी गले की। ठीक है, पंडित जी गिर गए और उसके सब दरबारी सैनिक मंत्री ये सोच रहे थे अरे सूत का धागा है तो है, पंडित जी बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और वो काट दी, वो तड़पते रहे और मर गए। देखिए भाग्य में क्या लिखा था, यमराज ने क्या बताया था कि तेरी मृत्यु दूसरे राज्य में होगी, वो भी फांसी लगने से, और फांसी को खुशी खुशी स्वीकार करेगा। पंडित जी ने क्यों स्वीकार करा, सूत का धागा है और सूत के धागे से नहीं मरूंगा कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम कर गया। लिखा था तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, नस वस कट गई, मर गए। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाग्य में जो लिखा है वो होना ही है, और भाग्य में जो लिखा है उसे मिटा नहीं सकते। तो भाग्य बहुत बलवान होता है। हाँ ये भी बात है, जैसे कर्म करेगा इंसान उसको ऐसे फल मिलते हैं, शायद अब नहीं तो अगले जन्म में या इसी जन्म में कभी भी कहीं भी मिल सकता है। लेकिन भाग्य का जो वाला बात है, भाग्य की जो भाग्य का लेख बंदा बैठा बैठा देख, ये कहावत भी ठीक है, सही प्रतीत होती है इस कहानी को जानने के बाद। और इसलिए आप मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, अपने सही राह पर रहिए, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है तो वो तो होना ही है। तो क्यों टेंशन लेनी फ्यूचर की, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत कोशिश कर लीजिए सिक्योर करने की, बहुत पैसा रख लीजिए कि हमारी लाइफ में कष्ट ना आए, लेकिन जो भाग्य में लिखा है, सुख लिखे हैं सुख आएंगे, दुख लिखे हैं दुख आएंगे, सुख दुख लिखे हैं सब आएंगे। जो लिखा है वो होना है, विधाता ने जो भाग्य लिख दिया है वो भाग्य आपका लिखा हुआ है और होना है। तो इसलिए लाइफ को लेकर ज़्यादा चिंतित ना रहा करें, क्योंकि जो होना है वो लिखा जा चुका है। ठीक है, अपने कर्म पर विश्वास करें, कर्म अच्छे करें, किसी का मन ना दुखाएं, प्रभु को धन्यवाद बोलें, प्रभु से माफ़ी मांगते रहें और प्रभु से दया हाथ जोड़कर प्रभु को दया आएगी कि इसके कष्ट कम करूं, भाग्य में अच्छा कुछ लिख देंगे। मैं तो यही मानती हूँ कि प्रभु को दया आ जाती तो भाग्य भी बदल देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि तकदीर का लेख बंदा बैठा बैठा देख। ठीक है, जो विधाता ने लिख दिया है वो होना है, इसलिए ज़्यादा माइंड में टेंशन मत पाला करो। लाइफ मिली है उसे टेंशन फ्री होकर जी लो, अपने काम में व्यस्त रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने जो राइट हैं उनका अच्छे से यूज करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो गई है, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद।